कहते हैं कि हमारी जो तपस्या है उसमें कोई कमी रहेगी। ये तपस्या की कमी की बात नहीं है, ये इनके अंदर का डर अब बोला है। अभय सिंह जी के इस्तीफा और उसके बाद एलनाबाद चुनाव में उनकी जीत और हर बाई इलेक्शन में बीजेपी की बुरी हार, उससे ये बौखलाए, उससे ये डरे। किसानों का अपने मकसद के लिए खड़े रहना, इन सब तमाम चीज़ों का, और मैं खास करके सोशल मीडिया का यहाँ जिक्र ज़रूर करूँगी, जिन्होंने समय समय पर वो सच्चाइयाँ दिखाई, वो जो सरकार अत्याचार कर रही थी किसानों के ऊपर, वो सच जो दिखाया, उनका कोटि कोटि धन्यवाद। क्योंकि ये काले कानून वापस लेने के मूड में तब हुए जब इनके ऊपर तमाम इन चीज़ों का प्रेशर आया। और आगे जो ये यूपी का इलेक्शन, जो पंजाब का इलेक्शन, ये सारी चीज़ें देख के इन्होंने सोचा कि तुम्हें बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए इन्होंने काले कानून वापस लिए। तब भी मैं ये कहूँगी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि इन्होंने एमएसपी पे अभी तक कोई जिक्र नहीं किया, सिर्फ एक बात बोली है कि हम ये कमेटी बिठाएंगे। ये कमेटियां तो काले कानून के लिए भी बिठाते रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगी कि ये संयुक्त किसान मोर्चे का जो फैसला है वो काबिल तारीफ है कि उन्होंने ये कहा है कि एमएसपी पे गारंटी, और जब तक लिखित रूप में जब पार्लियामेंट में जब तक ये पास नहीं कर देते काले कानूनों का, तब तक वो धरना नहीं उठाएंगे। अगला सवाल ये है कि एलनाबाद में जिसका सबको इंतजार था, क्योंकि अपने अपने तरीके से हर कोई अपने ओपिनियन पोल लोग दे रहे थे, और दावा आपकी पार्टी की तरफ से भी किया जा रहा था कि जो मार्जिन है वो 30,000 40,000 के आसपास का रहेगा। मगर मार्जिन इतना कम आना किस बात का संकेत देता है यहाँ पर? क्योंकि इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस भी खासा खुश हो रही है कि अगर इतना ही बड़ा इम्पैक्ट था किसान आंदोलन का, तो फिर मार्जिन कम क्यों रहा? देखिए, मार्जिन कम से आंकलन है। अगर हम टोटल समीक्षा करें तो इंडियन नेशनल लोकदल ने 9,000 वोट ज़्यादा लिए हैं पहले से। रही बात, अब मार्जिन पे आ जाते हैं, तो आप ये देखिए, इसका सीधा सीधा मैं ये कहूँगी कि जो कांग्रेस है वो ये साबित हो गया कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। वहीं जो ये खुश हो रहे हैं, आप ये देखिए, हलोपा, बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस, इन चारों ने मिलके और प्लस में प्रशासन और ये बाई इलेक्शन जो इन्होंने, आपने खुद स्वयं देखा होगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, इतने मिलिट्री सरकारी पदों पे जो लोग थे उन्होंने पैसे बांटे। ये पूरी तरीके से इन्होंने इस कोशिश के लिए कि भी अभय सिंह जी चौटाला को हरा के हम इस किसान आंदोलन को दबा दें, जो कि एलनाबाद की जनता को मैं बधाई देती हूं कि उन्होंने तमाम चीज़ों के ऊपर विजय प्राप्त की। और कांग्रेस ने अपना चेहरा जो था दिखा दिया। जो भूपेंद्र जी हुड्डा जब स्टेज पे खड़े होके कहते हैं कि कांडा मेरा मित्र है, उन्हें इतनी ज्यादा गहन मित्रता दिखाई कि जितने भी अपने वोट थे वो कन्वर्ट करवा दिए बीजेपी में, और अपने ही नुमाइंदे की इन्होंने जमानत जब्त कराने का काम किया। जो अपनी पार्टी से इतनी बड़ी गद्दारी कर सकते हैं, हरियाणा प्रदेश की जनता ऐसे इंसान पे कभी विश्वास नहीं करेगी। रही बात अभय सिंह जी चौटाला, अभय सिंह जी चौटाला आगे से ज्यादा वोट लेके और इनके विधानसभा में जाके गरजेंगे। और एक चीज और मैं यहाँ कहना चाहूंगी गुरविंदर, ये लोग ये भी प्रचार करते थे कि ये काले कानून तो वापस हुए नहीं और ना ही होंगे। कोई कहता था राबड़ी पी के सो जाओ, कोई कहता था कानूनों में संशोधन हो सकता है, कानून वापस नहीं होंगे। उन सभी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभय सिंह जी चौटाला कानून भी वापस हुए, और विधानसभा में जिस दिन जाएंगे उस वक्त वो ये बात जरूर फक्र से कहेंगे कि मैं काले कानून वापस करा के ही विधानसभा में आया हूँ। हालांकि उन्होंने ऐसा कोई मौखिक बयान दिया नहीं था, लेकिन ये प्रचार करते थे उनके खिलाफ, और जो कि इन्हीं को मुंह की खानी पड़ी, इन्हीं की सरकार ने इन्हीं के मुंह पे तमाचा दे मारा।
मतलब इसका ये कि अगर हुड्डा साहब भी मंच से कह रहे थे कि अभय सिंह का तो कोई औचित्य नहीं है चुनाव लड़ने का, अगर कानून तो वापस हुए नहीं, वो विधानसभा क्यों जा रहे हैं, यही बात ओपी धनखड़ बोलते थे, यही बात खट्टर साहब ने आकर बोली, यही बात जेजेपी ने बोली। इसका मतलब ये है कि इन तमाम नेताओं को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ये कानून वापस हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि इन्हीं की सरकार ने इन्हीं के मुंह पे तमाचा दे मारा। और कुछ लोग तो किसानों को आतंकवादी और बेल्ले लोग, इनके मुट्ठी भर लोग, मतलब दारूबाज, क्या कुछ नहीं कहा किसान को। ये तो मैं कहूंगी कि इनके ऊपर ये जो दबाव जो आया हार का, जो इन्होंने एलनाबाद में बड़ी हार, मैं कहूंगी बड़ी हार, क्योंकि सरकार खुद की, तंत्र खुद का, 4 पार्टियां मिलके एक अभय सिंह जी चौटाला के खिलाफ सबने जोर लगा लिया, उसके बावजूद एलनाबाद की जनता ने अपना आदेश दिया। जनादेश सर्वोपरि होता है। जनादेश ये दिया कि अभय सिंह जी हम आपके साथ हैं। ना केवल एलनाबाद चुनाव, समस्त हरियाणा में आज के दिन यही पुकार पुकार के लोग कह रहे हैं कि यदि कोई किसान के साथ खड़ा रहा, यदि कोई गरीब मजदूर और व्यापारी के साथ खड़ा रहा, तो वो केवल और केवल अभय सिंह जी चौटाला है। और आने वाली हरियाणा में सरकार इंडियन नेशनल लोकदल की है। अभी मैम एक हरियाणा में घोटाला बहुत चर्चित है, वो है डेंटल सर्जन घोटाला, जिसमें 3 करोड़ से ज़्यादा की राशि जब्त हो चुकी है और जो विजिलेंस की टीम इसमें पूरी जांच भी कर रही है। और लोग इस बात का सवाल का जवाब मांग रहे हैं खट्टर साहब से कि ना पर्ची ना खर्ची, ये दावे आखिर कहाँ रह गए सरकार के? देखिए, ये तो घोटाला जो उजागर हो गया, विजिलेंस को मैं बधाई देती हूँ कि उन्होंने अपना बड़ा पारदर्शिता से काम किया। ये घोटाला तो ऐसा है कि जो उजागर हो गया। ऐसे कितने ही घोटाले जो अभी तक उजागर नहीं हुए दबे पड़े हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि सच सामने आ जाता है, आज नहीं तो कल। ये जो सच सामने है, ये दिखाता है कि ये सरकार के दावे बिना पर्ची बिना खर्ची, ये दावे यहाँ पे सरकार के फेल होते हैं और पूरा तरीके से भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। अभी मैम एक और सवाल बहुत चर्चा में है, जो एक बयान अभय सिंह चौटाला का है। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया एक निजी मीडिया को, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि यूपी इलेक्शन में मैं कांग्रेस का भी साथ दूंगा, मैं कांग्रेस के साथ भी बीजेपी को हराने के लिए साथ चलूंगा, जिसका संकेत ये निकाला जा रहा है कि आने वाले वक्त में हरियाणा में भी इस बार जो आईएनएलडी है वो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा कर रही है। आप इस बयान को कैसे देखते हैं, अभय सिंह के बयान को? आपको लगता है कि आईएनएलडी आने वाले वक्त में कांग्रेस का साथ दे सकती है? देखिए, भविष्य की बातें तो मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ। अभय सिंह जी चौटाला का जो बयान था वो ये था कि यदि कोई यूपी में कैंडिडेट, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुझे बुलाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। और वो इसलिए क्योंकि एकमात्र हिंदुस्तान में वो ऐसे एमएलए रहे हैं जिन्होंने किसानी के पक्ष में अपना इस्तीफा दिया है। इसके चलते उन्होंने लोगों को ये आश्वासन दिलाया है। कुछ लोग यहाँ पे ये अफवाह फैला देते हैं क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ इंडियन नेशनल लोकदल का किसी टाइम में समझौता हुआ था, लेकिन मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि वो सेकंड दर्जे पे रखे गए थे। ऐसा नहीं था कि वो उनके साथ हम जाके मिले थे, वो दूसरे पायदान की पार्टी थी। और यहाँ पे भी हरियाणा प्रदेश में कई लोगों ने अफवाह फैला दी कि बीजेपी के साथ आईएनएलडी का समझौता कभी भी हो सकता है, जो कि पीछे चौटाला साहब का भी एक झूठा बयान छाप दिया गया था। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, अभय सिंह जी चौटाला ये कहते हैं कि जो जनता के विरुद्ध काम करती है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ वो ना भविष्य में कभी जाएंगे ना कभी साथ हैं। उन्होंने पूरा टोटल जो इंटरव्यू है उसमें सिर्फ एक ही बात कही कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, उसके खिलाफ, चाहे मुझे कहीं भी कोई भी बुलाए। तो जब पत्रकार ने पूछा कांग्रेस, तो उन्होंने कहा कांग्रेस कौन सा छूती है, कैंडिडेट जो भी बुलाएगा वो उसके साथ जाएंगे। मैम, एलनाबाद उपचुनाव को लेकर पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये उपचुनाव हरियाणा की राजनीति की एक दशा को तय करने का काम करेगा, मगर आईएनएलडी की सबसे पहले जींद की रैली, उसके बाद एलनाबाद के उपचुनाव को जीतना, आगे की किस तरीके की रणनीति के साथ इंडियन नेशनल लोकदल काम करेगी हरियाणा में, और लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में शायद सरकार बनाने में कामयाब आईएनएलडी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जनादेश उनके साथ है, जिस तरीके से किसान आंदोलन में एकमात्र विधायक के तौर पर उन्होंने इस्तीफा दिया। कैसे देखते हैं, क्या रणनीति बनाई जा रही है, किस स्ट्रेटजी के साथ आप काम करेंगे आगे?
देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल के जो जनक आदरणीय चौधरी देवीलाल जी, उसके बाद जो ओम प्रकाश जी चौटाला जी का संघर्ष, आज तक वो संघर्षरत है, सिर्फ एक ही बात को दर्शाता है। अभय सिंह जी का इस्तीफा सिर्फ एक चीज को दर्शाता है कि इंडियन नेशनल लोकदल हर उस बुराई के खिलाफ है जो जनता के विरुद्ध होती है। और जब जब भी इंडियन नेशनल लोकदल को सरकार बनाने का मौका मिला, देखिए चौधरी देवीलाल जी भी विपक्ष में ज्यादा रहे और सरकार में कम रहे। इसी तरीके से ओम प्रकाश जी चौटाला, वो सरकार में कम विपक्ष में ज्यादा रहे। उसका कारण एक ही है कि जब भी इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता में आई, जन कल्याण की नीतियां लेके आई। इन्होंने कभी किसी से विरोध या द्वेष भावना से काम नहीं किया। ओम प्रकाश जी चौटाला हर भाषण में ये कहते कि हमारा किसी से द्वेष नहीं है, हम हरियाणा प्रदेश को आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के सपनों के हिसाब से बनाना चाहते हैं। जो उनका एक स्वप्न था, हम उस हरियाणा प्रदेश को उस बुलंदी पे ले जाना चाहते हैं। उनका एक ही ध्येय है, जिसमें कोई भी ये मतलब नहीं रखते वो कि द्वेष भावना से वो काम करे। इसलिए अगर आने वाला जो हमारा इंडियन नेशनल लोकदल का एजेंडा है, आपने पूछा कि हमारा एकमात्र यही एजेंडा है कि हर परिस्थिति में चाहे कैसे भी हो, जनता का भला ज्यादा से ज्यादा कैसे हो सके, हम ऐसी नीतियां लेके आएंगे। ओम प्रकाश जी चौटाला कहते हैं कि ऐसी नीतियां लेके आएंगे जिनसे आगे आने वाले समय में लोग फिर से वही राग दोहराएंगे कि जो मसीहा आदरणीय चौधरी देवीलाल जी को बोला गया, ओम प्रकाश जी चौटाला को बोला जाता है कि आयरन मैन, और अभय सिंह जी चौटाला को बोला जाता है जल नायक। तो ये चीजें हमेशा लोगों की जुबान पे आती रहे, और जिसमें कि खास करके महिला पक्ष का मैं जिक्र जरूर करूंगी कि हम महिलाओं को इतनी सुविधा देने वाले हैं। हम महिलाओं का जो जीवन है चूल्हे तक ना रख के उनको आगे जो बढ़ावा देने वाले हैं। अभी मिशन 2024 पर भी आईएनएलडी काम करेगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो टारगेट आपके लिए ही रहने वाला है। आपको लगता है कि इन सब के बीच में कुछ चुनौतियां भी दिखती हैं आपको? क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि आपको जो सत्तारूढ़ जो पार्टी जिसमें गठबंधन के सहयोगी जेजेपी है, क्योंकि ऐसे में जब उनका इतना बड़ा विरोध हुआ है, उस अमेंडमेंट को अपने साथ लेने के लिए आईएनएलडी किस तरीके से रणनीति पर काम करेगी? कोई आपको चुनौती नजर आती है 2024 के लिए किस तरीके से? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो उन्होंने किया, हरियाणा प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में मैंडेट दिया था, लेकिन उन्होंने साथ मिलके और जो सरकार बनाई और जो वोटर थे उनके साथ जो धोखा किया, उस धोखे, कहते हैं ना धक्का दे देना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, तो उस धोखे को कभी वो भूलेंगे नहीं। हमें ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ लोगों का विश्वास जो चौधरी देवीलाल जी पे था वही आगे कायम रहेगा। और उसी विश्वास के तहत मैं ये दावे से कहती हूँ कि मैं जहाँ पे भी गई हूँ, जैसे आपने कहा हर गांव में हर एक ने आस्था इंडियन नेशनल लोकदल में जताई है। और आगे आने वाले समय में, जैसे आपने पूछा था हम किस तरीके से, हम गाँव गाँव जाएंगे। आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, अभय सिंह जी चौटाला, मैं स्वयं गाँव गाँव जाके हम प्रत्येक अपने साथी को, अगर कोई रूठा है तो उसको मनाएंगे, और अपनी नीतियां, अगर नौजवान बच्चे हैं तो उनको नीतियां समझाएंगे। इस पूरे चुनाव में, उपचुनाव में, हमने एक बात को बहुत जिक्र हुआ जिसका, वो तमाम विपक्ष के नेताओं की तरफ से किया गया, चाहे वो बीजेपी हो या फिर जेजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, वो था कि सिरसा और उसके बाद एलनाबाद की बात करें, डबवाली की बात करें, ये अब आईएनएलडी का कोई गड़बड़ नहीं रहा। दुग्गल ने ये बोला, सांसद ने, कि अब गढ़ में भी गड़बड़ हो गई है। तो आपको लगता है कि ये चुनौती कैसे देखते हैं आप आने वाले चुनाव में, सिरसा में अपने जनाधार को बचाए रखने के लिए, अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए आप किस स्ट्रेटजी पर काम करेंगे, ताकि सिरसा जिला में जो इनेलो का गढ़, जिस बात के लिए इनेलो जानी जाती है, पूरे प्रदेश में गढ़ के तौर पर कहा जाता है, उसको कैसे आप मतलब मजबूत करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो एलनाबाद की जनता ने ये संदेश दे दिया कि ये गढ़ है और गढ़ ही रहेगा। दूसरी बात, विपक्ष का काम है दुष्प्रचार करना, लेकिन आज मैं आपको बता दूं, डिस्ट्रिक्ट सिरसा, ना केवल डिस्ट्रिक्ट सिरसा, पूरा हरियाणा प्रदेश आज इस बात से बहुत खुश है कि भारतीय जनता पार्टी की हार होकर किसान की जीत हो चुकी है। और एलनाबाद का इलेक्शन की जीत इसमें बहुत बड़ी भागीदारी निभा चुकी है। काले कानून जो वापस हुए हैं, इसमें एलनाबाद की जीत बहुत बड़ी भागीदारी है। इसलिए ये गढ़ रहेगा, और सिरसा के लोगों ने सदैव मान और सम्मान दिया है, और इंडियन नेशनल लोकदल उनके इस सम्मान का हमेशा सम्मान रखेगी। और आने वाले समय में भी
मैं कह रही हूँ ना, जैसे ना केवल सिरसा, समस्त हरियाणा में आपको इंडियन नेशनल लोकदल के गढ़ बनते हुए दिखाई देंगे। अभी इस उपचुनाव के बाद कांग्रेस की अंदरूनी कलह रुकने का नाम नहीं ले रही है। हुड्डा खेमा इस हार को शैलजा खेमे के ऊपर डाल रहा है और शैलजा का जो खेमा है वो इसको कहीं ना कहीं हुड्डा खेमे के ऊपर इसको पूरा दोष दे रहा है। आप कैसे देखते हैं? हुड्डा साहब एक तरफ तो ये कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हरियाणा में हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बने, आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस कहाँ पर आपको नजर आ रही है? देखिए, मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि जो इंसान अपनी पार्टी से धोखा कर सकता है वो विश्वास अपना खो चुके हैं। चाहे वो कोई भी पार्टी बनाए, पार्टियां तो जेजेपी भी बनी थी, हार के उनको विलय बीजेपी में ही होना पड़ा। और जो इनकी आपस की जो लड़ाई है कांग्रेस की, इससे लोग जो है परेशान हो चुके हैं। वोटर को समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाएं, क्योंकि कांग्रेस में एक जगह वोट नहीं, कई जगह वोट अपने बनवाओ तो कांग्रेस वाले खुश रहते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल में एक उनकी अपनी पार्टी, उनके घर की पार्टी, उनका स्वयं का घर है, इसलिए लोगों का जो रुझान है वो इंडियन नेशनल लोकदल में है। एक सवाल है मैम, स्वास्थ्य से जुड़ा सवाल है। इस बार पिछले कई सालों की तुलना में अगर देखेंगे तो डेंगू ने रिकॉर्ड तोड़ा है, हर परिवार तक डेंगू का आतंक पहुंचा है, लेकिन सरकार ऐसी स्थिति में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई। अभी भी लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटलों में आर्थिक तौर पर बोझ उठाना पड़ रहा है। आपको लगता है कि सरकार को स्वास्थ्य सेक्टर में भी काम करने की आवश्यकता है? इससे पहले कोरोना में हमने देखा है, ऑक्सीजन के लिए मारामारी देखी है और यहाँ तक कि लोगों को बेड के लिए भी सिफारिशें लगवानी पड़ी थी। देखिए, मैं आपको ये पूरा बताती हूँ इसमें कि सबसे पहले तो स्वास्थ्य के ऊपर सरकार का ध्यान ही नहीं है, और उसके बाद जब ध्यान जाता है तो इनको लगता है ये सब चीज़ें अपने कंट्रोल में कर लेते हैं कि भाई सरकारी उससे लेके फिर उनकी ब्लैक करवाते हैं। आज भी यही सिचुएशन है। जो डेंगू के जितनी भी मेडिसिन हैं, बहुत ही सस्ती मेडिसिन आती है, उसको ये अपने हर मेडिकल स्टोर से खुद के हॉस्पिटल में, मतलब सरकारी तंत्र के अधीन कर लेते हैं। लोगों को वहाँ परेशानी झेलनी पड़ती है। पहले वो कहते हैं है नहीं, फिर वो महंगे से महंगे दामों पे खरीदनी पड़ती है, क्योंकि जान है तो जहान है। रही बात आपने जो कोरोना का जिक्र करा, पार्लियामेंट में ये सरकार बोलती है कि ऑक्सीजन से कोई जान नहीं गई। भला वो आगे मैं फिर कहूँगी सोशल मीडिया का कि हमने तमाम चीजें अपनी आंखों से होती देखी जगह जगह। ऑक्सीजन की दरअसल कमी नहीं थी। मैं आपको बताऊं ऑक्सीजन की कमी हुई कैसे। अगर यूपी के पास कोई ऑक्सीजन प्लांट था, सोनीपत के पास ऑक्सीजन प्लांट था, हरियाणा प्रदेश में आप जगह जगह जो ऑक्सीजन के प्लांट थे, उनको इन्होंने क्या करा कि हरियाणा वाली ऑक्सीजन यूपी जाएगी क्योंकि वहां पैसे ज्यादा मिलेंगे, राजस्थान वाली हरियाणा में आएगी परचेज। तो जो ट्रक जो थे ऑक्सीजन के वो रास्तों में ही घूमते रहे। फिर जो लॉकडाउन लगा था, उस लॉकडाउन का सामना उन ट्रकों को भी करना पड़ा था। इन्होंने जो मिसमैनेजमेंट किया वो लोगों के जिंदगियों के साथ खिलवाड़ था। ये जो अगर सोनीपत में अगर प्लांट है तो क्यों नहीं उस ऑक्सीजन के लिए लोगों को सरकार की तरफ से फ्री क्यों नहीं किया गया? प्लांट को क्यों नहीं कहा गया कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन, तो दूरी कितनी होती, सोनीपत से हरियाणा में कितनी दूरी होती है? कुछ किलोमीटर। अब राजस्थान से हरियाणा में आए और एक हरियाणा के हरियाणा में मिले, उन चीजों में फर्क है। दिल्ली में जो था सबसे ज्यादा इस चीज का लॉस हुआ क्योंकि दिल्ली ऑक्सीजन डेवलप नहीं करता, तो उनको जो परचेज करनी थी तो उनको भी, क्योंकि जब जिनके पास ऑक्सीजन है उनको ही घुमा दिया तो दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते तो बहुत टाइम लग गया। तो इसलिए ये जो था इनका जो मैनेजमेंट जो है, मिसमैनेजमेंट जो है, और जो इनकी जो भूख है पैसे की, हर चीज में ब्लैक करने की, तो ये चीजें दिखाती हैं कि ये लोग, इनके लिए जनता का हित कुछ नहीं है, इनका अपना हित ज्यादा मैटर करता है। अभी मैम आखिरी सवाल है, जेजेपी कह रही है कि इस कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए जो डिप्टी सीएम ने मुलाकात प्रधानमंत्री के साथ कई बार की थी, उसी की वजह से ये सफलता मिल पाई है। देखिए, ये जनता है, ये सब जानती है। कहते हैं ना, इसके आगे आप झूठ नहीं बोल सकते। प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने अपने अलग अलग बयानों में इस चीज का दावा किया था कि कानून वापस नहीं होगी। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब का भी ये बयान था कि कानून वापस नहीं होते हैं,
जोड़े उठा लो, नहीं तो अपने आदमियों को ये तक आदेश दे दिए थे कि डंडे उठा लो, सिर फोड़ दो, फिर कानून हम वापस नहीं लेंगे। यहाँ तक की गिरावट इनमें आ गई थी। अगर आपको लगता है कि इन लोग की मंशा थी कहीं से भी कानून वापस कराने की, ये नहीं, ये किसी के कहने से नहीं, ये पूरी की पूरी जीत आज किसान की जीत है, किसान के संघर्ष की जीत है, किसान की शहादतों की जीत है। और मुझे बड़ा अफसोस है कि आज भी नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ अपना फायदा देख के काले कानून वापस की घोषणा की। उन्होंने एक बार भी हमारे जो किसान भाई शहीद हुए उनका जिक्र तक नहीं किया, और एमएसपी पे उन्होंने मौन, एक तरीके से मौन धारण किया। तो ऐसे महात्माओं की जो तपस्या है वो आगे भी उजागर होती रही है, और इनकी भी एक तरीके से उजागर हो गई है। ठीक है, बहुत बहुत मैम शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू गुरविंदर, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ आईएनएलडी की तरफ से महिला महासचिव सुनैना चौटाला, जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और बेबाक तरीके से उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। निश्चित तौर पर अब 2024 की तैयारी में आईएनएलडी कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है, जिसको लेकर एक नई स्ट्रेटजी के साथ, एक नई रणनीति के साथ अब मैदान में जो तमाम सीनियर लीडर हैं वो उतरेंगे। और आने वाले वक्त में आईएनएलडी की तरफ से जो किसान आंदोलन की सबसे बड़ी जीत और पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसे विधायक की तरफ से जो इस्तीफा दिया गया, शायद उन तमाम बातों को भी लोगों के बीच में जाकर बताने का काम जो आईएनएलडी करेगी।